प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा आज की में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जी दिल्ली वाले। आज है 13 फरवरी। आज सुबह एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। तो घटना तो खैर क्या बताना है, अजीब सा था इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ। उठते ही कुछ ऐसा महसूस हुआ कि सारी दुनिया घूम रही है। तो मुझे लगा कि कुछ स्पॉन्डिलाइटिस का इफेक्ट होगा या कुछ तो होगा, पर ऐसा कभी है नहीं, हुआ नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं, कुछ कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं। एकदम से ऐसा लगा। तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद कुछ समझ आया कि आज की 13 तारीख कुछ महत्व तो है। तो फिर पता लगा कि दो चार घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कि आकस्मिक थी। मतलब पता ही नहीं लगा उनका कि वो क्या, क्यों हुई। कोई कारण नहीं था, कुछ नहीं था, पर हुई। तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आया कहीं पर। ब्रह्मांडधीश की स्थापना होने जा रही है हापुड़ में। उसकी तैयारी शुरू होनी है और ज्ञान कुंभ शुरू होने वाला है 18 तारीख से। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक हम लोग ज्ञान कुंभ मनाते हैं। ये अन्यानी सभ्यता का समझ थी और ऐशो सभ्यता ने शुरू करवाया था। वो भी 5वां ज्ञान कुंभ मनाया जाएगा अब की बार। जब से कृष्ण का दरबार लगा है, कृष्ण का नहीं, कृष्ण ईस्ट का दरबार लगा है अंबाला में, तब से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी साल से या उससे अगले साल से मुझे पता नहीं, क्योंकि दरबार कब लगा था वो, अगर इस, क्योंकि समय ज्ञान कुंभ का जो कैलकुलेशन थी, मुहूर्त था, वो 18 फरवरी से 24 फरवरी का था। पर अगर दरबार बाद में लगा था तो नेक्स्ट ईयर नेचुरली जब भी पहला वो आया होगा ये ज्ञान कुंभ का समय, तो शुरू हुआ होगा। 5वां है तो नेचुरली 23-18 में शुरू हुआ होगा ज्ञान कुंभ। आपने कुंभ का नाम तो सुना ही होगा। कुंभ मनाया जाता है, महाकुंभ कहा जाता है, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, दो मनाए जाते हैं और 4 स्थानों पर मनाया जाता है। ये कुंभ की बात कर रहा हूं मैं, महाकुंभ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये महाकुंभ किस सिलसिले में मनाया जाता है, क्या आपको पता है? महाकुंभ पता तो होगा ही, ऐसा कैसे हो सकता है ना पता हो। सनातन प्रक्रिया, सनातन संस्कृति के फॉलो करने वालों को तो डेफिनेटली पता होगा। बाकी लोगों को भी इसका ज्ञान होगा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि बताया जाता है, बहुत चर्चा रहती है इसकी। 4 स्थान कौन कौन से हैं? प्रयागराज, राजाओं का राजा, हर प्रकार के प्रयाग का राजा, प्रयागराज एक स्थान। हरिद्वार, ऋषिकेश के बाद माया नगरी शुरू होती है और हरिद्वार को माया नगरी कहा जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश के बाद माया नगरी है सारी। और ऋषिकेश से कहां तक? हिमालय पर्यंत, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक, कैलाश मानसरोवर तक। ये ऋषियों का ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषियों का ऋषिकेश यानी ऋषि का केश, यानी शंकर, आदि ऋषि शंकर। तो और दूसरा, 2 स्थान, तीसरा स्थान उज्जैन, क्षिप्रा के किनारे उज्जैन। हरिद्वार गंगा के किनारे, प्रयागराज संगम के किनारे। और उज्जैन महाकाल की नगरी।
हरिद्वार माया की नगरी और प्रयागराज काशी। महादेव की नगरी। और चौथा है त्र्यंबकेश्वर नासिक। त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर तीन का महत्व जहां से समझ में आता है। शंकर, गणेश, कार्तिकेय। कार्तिकेय ने क्या क्या दिया है आप सोच सकते हो क्या? कार्तिकेय ने रडार टेक्नोलॉजी सारी कार्तिकेय की दी हुई है। मोर का पंख, कृष्ण ने धारण किया था। और कहते हैं कि सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है मोर का पंख। रंग है जो उसमें, वो रंग प्रकृति में मिलते नहीं, सिर्फ मोर के पंख में मिलते हैं। कबूतर के गर्दन पे भी कुछ कुछ मिलते हैं, कुछ झलक मिलती है। ध्यान से देखो तो पता लगेगा। और भी कहीं मिलती होगी, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। कबूतर की गर्दन पे तो मैंने महसूस किया है, देखा है। लेकिन मोर का पंख वो रडार टेक्नोलॉजी है। रडार टेक्नोलॉजी, स्वर्ग की वाइब्रेशंस, ब्रह्मांडधीश के जो सिंहासन है उसके पीछे मोर का पंख लगा हुआ है और उसको अनिकेत रडार का नाम दिया गया है, अनिकेत रडार। और सारी वाइब्रेशंस स्वर्ग की वहां से विस्तारित होती हैं, प्रसारित होती हैं। बस आपको रिसीव करनी होती है। और आप रिसीव तभी कर सकते हो जब कुच्छल सेतु आपने धारण किया हुआ हो। जिस गौशाला में ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हुई हो, वो ब्रह्मांडधीश की वो गौशाला स्वर्ग की वाइब्रेशंस को रिसीव करता है, क्योंकि ब्रह्मांडधीश के सिंहासन पर अनिकेत रडार लगा हुआ है, मोर का पंख लगा हुआ है। वो रिसीव करके ट्रांसमिट करता है, वो कनेक्शन बनाता है स्वर्ग की वाइब्रेशंस के साथ। वो रिसीव करता है और फैलाता है। और गाय को पृथ्वी की माता कहा गया है, इसीलिए गौशाला जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पृथ्वी पर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। परंतु वो महत्वपूर्ण, उसकी महत्वता खो क्यों गई? उसकी महत्वता इसलिए खो गई क्योंकि वहां पर स्वर्ग से कनेक्शन टूट गया। अब वो टूट गया या तोड़ा गया या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मेरे को नहीं मालूम, परंतु टूट गया। और मेरे को लगता है उसी के बाद से गौ हत्या का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो रीएस्टैब्लिश करने के लिए अब कृष्णेंद्र, ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र की स्थापना जिस जिस गौशाला में होती जाएगी, वो कनेक्शन रीएस्टैब्लिश हो जाएगा अनिकेत रडार के माध्यम से, यानी मोर के पंख के माध्यम से।
और ये टेक्नोलॉजी कार्तिकेय की दी हुई है। कार्तिकेय का वाहन था मोर, मयूर। वो जब मयूर, जब मोर अपने पंख फैलाता है तो आप समझो कि मतलब कितना वो सुंदर लगता है। कितना ही ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का दृश्य, स्वर्ग का दृश्य। मन, रोम रोम खुल जाता है। रोम रोम खुलने का मतलब क्या हुआ? राम जागृत होने लगते हैं। जो सेल्स की बॉन्डिंग है, सेल्स की बॉन्डिंग, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग है वो इंप्रूव होने लगती है। मन प्रफुल्लित होता है, यानी मन और बुद्धि एक लय में आने लगते हैं। मन प्रफुल्लित हो उसके लिए बुद्धि का मन के साथ कनेक्शन बनाना बहुत आवश्यक है। वो टनल, वो ऐशो टनल, वो केतु टनल, तो ये जो कार्तिकेय और गणेश, अब गणेश के बारे में भी कुछ बताने की जरूरत है क्या? कल मैंने समाज का जिक्र किया था, 4 वर्ण, तो एक वर्ण गणेश जी के उस पर ही चलता है। गणेश यानी गणित के ईश, गणित के इष्ट। वो गणित क्या बताता है? गणित आपको आयु ज्ञान बताता है, गणित आपको ज्योतिष ज्ञान बताता है, ज्योति ज्ञान। गणित आपको आत्म ज्ञान बताता है, गणित आपको तत्व ज्ञान बताता है, और सबसे बड़ी बात, गणित आपको व्यवहार ज्ञान सिखाता है। बिना व्यवहार ज्ञान के क्या आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? क्या परिवार बन सकता है? क्या समाज बन सकता है? क्या राष्ट्र बन सकता है? क्या राज्य बन सकता है? नहीं बन सकता। बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं है। व्यवहार ज्ञान के बिना तो सब कुछ बेकार है। आप जितना मर्जी आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, अगर व्यवहार ज्ञान नहीं सीखा तो बेकार है। आप जितना मर्जी तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, जितना मर्जी ज्योति ज्ञान देख लो, जितना मर्जी आप आयु ज्ञान समझ लो, पर बिना व्यवहार ज्ञान के सब बेकार है, सब बेकार है। और व्यवहार ज्ञान सीखने के लिए निष्ठा का जागृत होना बहुत आवश्यक है। अपने निष्ठा, अपने अंदर निष्ठा होनी बहुत आवश्यक है। निष्ठा यानी सिंसियरिटी। अपने प्रति सिंसियरिटी अगर नहीं है तो दूसरे के प्रति कैसे हो जाएगी? और अपने प्रति निष्ठा जागृत करने के लिए निष्ठा चक्र, और निष्ठा चक्र का सारा ज्ञान राम जी का दिया हुआ। तो जब तक राम रचित परिवार बनाने का सिस्टम तभी बन सकता है जब निष्ठा का ज्ञान हो, आपको सिंसियरिटी का ज्ञान हो, व्यवहार ज्ञान हो। व्यवहार ज्ञान के लिए गणेश, कुच्छल गणु के नाम से, कलयुगी रूप गणेश जी का कुच्छल गणु, कुच्छल गणु हो गए हैं आप। वो व्यवहार में बहुत छल आ चुका है। व्यवहार में हर प्रकार के व्यवहार में छल भर गया है। तो उस छल को कुचलने के लिए अब कुच्छल गणु आ चुके हैं।
और आज मेरे को यही लगता है, आज ऐसे ही मुझे महसूस हुआ कि आज जो है सारे कंफ्यूजन, गणित के कंफ्यूजन्स की 13वीं हो गई। 13 फरवरी ज्ञान कुंभ की शुरुआत होने वाली है, तो व्यवहार ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। व्यवहार ज्ञान के बिना बाकी सारे ज्ञान बेकार है। और ब्रह्मांडधीश का आदेश हो चुका है कि इस ज्ञान कुंभ से व्यवहार ज्ञान की ज्ञान भंडारा लगाना होगा। तो व्यवहार ज्ञान का ज्ञान भंडारा चलेगा इस ज्ञान कुंभ से 18 तारीख से। और उसमें जीवन के 7 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा होगी। और तकरीबन हम रोज एक दिन या एक वो लेंगे, या तो फेज लेंगे या फिर थोड़े थोड़े सारे लेंगे। वो डिपेंड करेगा माहौल पर, तिथि पर, डेट पर और बाकी चीजों पर। और व्यवहार ज्ञान शुरू कहां से होता है? पता है आपको व्यवहार ज्ञान शुरू कहां से होता है? व्यवहार ज्ञान शुरू होता है विवाह से। तो 18 तारीख को विवाह के उस पर चर्चा की जाएगी। व्यवहार ज्ञान विवाह के सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर। अब मैं आपको एक ना वीडियो सुनाऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये वीडियो क्या कहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रणाम। मैं हूं पंकज अग्रवाल। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की पोस्ट पर कार्यरत हूं एक एमएनसी में, जहां पर तकरीबन 20 साल का मुझे आईटी का एक्सपीरियंस है, अलग अलग तरह की प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का, और 25 से 30 लोगों की टीम में हैंडल करता हूं। इसके साथ ही अन्यानी सभ्यता की पहली मैगजीन कालपीडिया का मैं संपादक हूं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क मैं संभालता हूं। मैं हूं डॉक्टर निधि कंसल, मैरियर नेचुरोपैथी क्लिनिक की मैं जॉइंट कोऑर्डिनेटर हूं। नेचुरोपैथी की प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ क्वालिफिकेशन से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूं। मैंने एमसीए और एमटेक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, और फिर अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नेचुरली मैंने नेचुरोपैथी सीखी। जी, आज हम डिजिटल लिविंग के टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। डिजिटल लिविंग मेरा मानना है एक ऐसा टॉपिक है जिससे सोसाइटी पूरी तरह से अनअवेयर है, जबकि डिजिटल लिविंग हमारी लाइफ के हर डायमेंशन को कहीं ना कहीं टच करती है। बिल्कुल, जब मैरिज होती है तो नए रिलेशंस शुरू होते हैं। मेरी भी लाइफ में मैरिज के साथ नए तरह के एंजॉयमेंट्स आए, मदरहुड के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, लेकिन उनके साथ आया एक पेन। रिलेशंस कैसे संभालने हैं, इसका पेन। फिर अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर करना है, ये पेन। और इन सभी पेन्स के साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करूं, ये मुझे नहीं पता था। और मुझे लगने लगा कि अभी मेरी लर्निंग में कुछ गैप रह गया है, कुछ सीखना बाकी रह गया है। बिल्कुल, आज से तकरीबन 12 साल पहले जब मेरी एज 28 साल की थी, तब मुझे डिस्क ग्रिप हुआ पहली बार। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था कि मुझे बैक पेन रहता था, बट 12 साल पहले मुझे डिस्क स्लिप हो गया, बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा। तो मैंने अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया कि कैसे इसका परमानेंट इलाज किया जा सकता है, क्योंकि मेंटली ऐसा लगता था कि मैं चल नहीं पाऊंगा। तो तब मुझे समझ आया कि किसी भी सिस्टम में इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट पॉसिबल है। पेन किलर लेके सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। तब पहली बार मुझे एक ऐसे सिस्टम की नीड फील होनी स्टार्ट हुई जो प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के बजाय क्योर या फिर प्रिवेंट करने में काम करता हो। तो 2011 में जब हमारी एज तकरीबन 30 इयर्स थी, हमने प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से डिजिटल लिविंग सीखने के लिए फॉर्मली एक कोर्स शुरू किया। दिल्ली में नेहरू प्लेस में उनका सेंटर चलता है,
और वहीं पे हम लोगों ने ये ट्रेनिंग लेनी शुरू की कि लिविंग को, अपनी रहन सहन को हम डिजिटल कैसे बनाएं, बिना किसी पेन के, बिना किसी बीमारी के हम कैसे रहें। बिल्कुल उसी कोर्स का परिणाम था कि मैं अपनी डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम को काफ़ी इजीली हैंडल कर पाया बिना किसी मेडिसिन के। मेरी लाइफ पहले से ज़्यादा एक्टिव रही, या कम से कम पहले जितनी एक्टिव रह पाई। उसके साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था बनाना क्योंकि काम का लोड बहुत रहता था, वो बनाना इजीली पॉसिबल हो पाया। एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि अपने जो पहले जितना वर्कलोड था उतना काम करने के बाद भी दिन में कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज करने के लिए, फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम बचने लगा। फिजिकल पेन कम हुआ तो मन फ्रेश रहने लगा। पंकज जी और मेरी, हम दोनों की हेल्थ में जब इम्प्रूवमेंट आने लगा तो नेचुरल सी बात है, घर में थोड़ा सा एनवायरनमेंट पॉजिटिव, लाइटर होना शुरू हो गया। और डिजिटल लिविंग का सबसे पहला बेनिफिट हम दोनों ने यही ऑब्जर्व किया, फिजिकल पेन में कमी आना। बिल्कुल इसके साथ ही बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन के साथ साथ, जैसे मैंने बोला, मेंटल एबिलिटीज़ जो थी वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। अपने बच्चों में मैंने इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा। क्लासिकल म्यूज़िक मेरा बेटा तबले में काफ़ी अच्छा करने लगा, मेरी बेटी जो कथक डांसर है वो उसमें काफ़ी अच्छा करने लगी। उनकी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एबिलिटीज़ बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया कि बच्चों का फोकस या हमारा अपना फोकस प्रेजेंट पर आने लगा, बजाय फ्यूचर की अप्रीहेंशंस में रहने के हमारा फोकस प्रेजेंट पर शिफ्ट हो गया। हम आज हम क्या कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ पर ध्यान डेफिनेटली जब ज़्यादा रहने लगेगा, फ्यूचर को लेके कोई अप्रीहेंशन नहीं रही, तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ने लगी। फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी है, या बच्चों का भविष्य कैसे सेट होगा, उनका करियर कैसे बनेगा, या पता नहीं कल क्या होगा, इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो गए। क्योंकि अब हम अपनी सांस को, अपनी ब्रेथ को एक मेडिसिन की तरह कैसे यूज़ करना है ये सीख रहे थे, और इसको एक्चुअली हम प्रैक्टिस कर पा रहे थे डिजिटल लिविंग को फॉलो करके। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने फील किया, किचन मैनेजमेंट बहुत आसान हो गया। अब अपनी हेल्थ के लिए मुझे डाइट पर नहीं, ब्रेथ पर फोकस करना था। बच्चों की हेल्थ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि बच्चे फास्ट फूड ना खाएं, या ये खाएं, या कब खाएं, क्या ना खाएं। इसकी बजाय ध्यान इस पर रहने लगा कि सांस कैसे लेनी है, और ठीक से बच्चे सांस लेते हैं कि नहीं, और अपनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया हमारी सांस, हमारी लाइफ की। बिल्कुल पूरी फैमिली कहीं ना कहीं सेल्फ ड्रिवन हो गई, चाहे वो हम हों या हमारे बच्चे हों। अपनी हेल्थ को लेकर, खुद को लेकर क्या करना है लाइफ में, काफ़ी हद तक उन्हें पता है, हमें भी पता है। कम से कम सभी का ये मोड आ चुका है कि कुछ भी करें पर हम डिस्टर्ब ना हो। और अगर हम डिस्टर्ब नहीं हैं तो हम ना तो फिजिकली सिक पड़ेंगे, ना ही किसी भी तरह की किसी स्ट्रेस में आएंगे, या स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उससे ऑटोमेटिकली बचाव होने लगा। क्योंकि हम अपनी हर एक सांस को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड रहता है। मेरे बच्चों की जो स्कूल टीचर्स हैं या जो उनके प्रिंसिपल हैं, वो भी ये बात मानते हैं कि एक ट्रेमेंडस चेंज बच्चों की परफॉर्मेंस में ओवरऑल दिखता है। स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, पब्लिक स्पीकिंग में, या स्टडीज में, हर एस्पेक्ट पे दे आर डूइंग गुड विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ पीयर प्रेशर। ये बेनिफिट हमें डिजिटल लिविंग से मिला, क्योंकि अब बच्चे का फोकस भी अपने ऊपर है रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। और इसका जो एक्चुअल बेनिफिट डिजिटल लिविंग का हम लोगों ने महसूस किया वो था 2014 में, जब मैंने फिर से कंसीव किया। 2014 में जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस बार मैं डिजिटल लिविंग फॉलो करूंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। बिल्कुल 2014 तक हमें तकरीबन 3 साल हो चुके थे डिजिटल लिविंग के प्रोसीजर्स को सीखे हुए, उनको फॉलो करते हुए। तो वी वर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमने डिवाइन किड डिलीवरी प्रोग्राम जो प्रोफेसर अग्रवाल जी द्वारा चलाया जाता है, हमने निधि का उसमें एनरोलमेंट करवाया, सो दैट
we wanted to utilize the 9 months of that delivery by maximum possible. और 9 मंथ्स को यूटिलाइज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। ये हम दोनों ने फील किया, क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो वो एक एक्चुअली डिवाइन चाइल्ड था, क्योंकि टोटली उसकी हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन थी, उसका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने अपने पहले दोनों बच्चों में और तीसरे बच्चे में जो चेंज देखा, जो डिफरेंस देखा, उससे हमें स्ट्रेंथ समझ आई कि इस सिस्टम की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। डिजिटल लिविंग का एक्चुअल बेनिफिट है कि हम उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं जो आज की डेट में एक नॉर्म बन चुकी हैं। हमें लगता है कि इनके साथ ही हर किसी को जीना पड़ता है, और ये बेनिफिट हमें डिजिटल लिविंग का सबसे मेजर लगा, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी प्रोग्राम। बिल्कुल, पहले 2 बच्चे और तीसरा बच्चा जो कि डिवाइन चाइल्ड के डिलीवरी प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ, उन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। सोसाइटी में भी अगर हम कहीं आज की डेट में जाते हैं तो तीसरे बच्चे में और पहले 2 बच्चों का जो डिफरेंस है वो बहुत विजिबल है। क्यों? क्योंकि उसके तीसरे बच्चे के टाइम पर, क्योंकि हम डिजिटल लिविंग के प्रोग्राम जानते थे, उन्हें फॉलो कर रहे थे, तो उन 9 मंथ को, प्रेगनेंसी के 9 मंथ को हम लोग पूरी तरह से यूज़ कर पाए। निधि जी ने जितनी उसकी प्रोसेसेस थी, जितने उसके प्रोसीजर्स थे, उन सबको फॉलो किया, प्रॉपरली फॉलो किया। पूरी फैमिली ने उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस थी उसको पूरे तरीके से फॉलो किया। डिजिटल लिविंग यानी कि लाइफ में हर तरह का एंजॉयमेंट पॉसिबल है, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे दूसरों की जेलसी हो, या फ्यूचर की चिंताएं हो, या फिर अपनी हेल्थ को ठीक करना हो। हर तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, संभावनाएं सभी हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट इन एफर्ट। ये हमें करना होता है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी होती है, अपना ध्यान इस चीज़ पर रखना होता है कि हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। डिजिटल लिविंग इज एक्चुअली फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो लाइफ में हर एस्पेक्ट में एंजॉयमेंट गारंटेड है। प्रणाम। हम लोग व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे थे और आपने ये वीडियो सुना। ये कपल है जो आया था 2009, 10 या 11, मुझे पता नहीं है। पहली बार शायद 2009 में एक बार बात हुई थी, पर उसके बाद इन्होंने कुछ किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। नेहरू प्लेस में कुछ तो किया। हेल्थ तो इनकी काफ़ी मतलब सिचुएशन नेचुरली हर उसकी है ही है। उस समय के जो कपल्स हैं तकरीबन आईटी, खासकर जो आईटी फील्ड के लोग हैं, मेहनत बहुत करते थे, पर सारा सिटिंग जॉब होता था। किसी को सूट करता है कि सिटिंग जॉब, किसी को नहीं करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इशू। खैर, इन्होंने जो भी अपना एक्सपीरियंस बताया वो आपने सुना ही है। तो व्यवहार ज्ञान की मिसिंग होने के कारण कितनी सारी समस्याएं आती हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। और ज्यादातर क्या, एक्चुअली व्यवहार ज्ञान शुरू होता है विवाह से। विवाह से पहले आपको व्यवहार ज्ञान है या नहीं है पता नहीं, बट अगर आपने व्यवहार ज्ञान नहीं सीखा विवाह से पहले, तो आपका विवाह निश्चित है कि बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वो ठीक चलेगा ही नहीं। अगर आज भी आपके विवाह में चाहे 2 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, 20 साल हो गए हो, 50 साल हो गए हो, बच्चा है नहीं है, बेबी है नहीं है, इममटीरियल, अगर आपने व्यवहार ज्ञान नहीं सीखा तो आपका कोई भी सिस्टम ठीक चलने वाला नहीं है। सब बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, कुछ नहीं मिलेगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि व्यवहार ज्ञान आप सीखें और उसके बाद विवाह करें। और व्यवहार ज्ञान सीखना है तो उसके लिए निष्ठा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। निष्ठा चक्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको निष्ठा चक्र का ज्ञान ही आपको व्यवहार ज्ञान सीखने, समझने, उपयोग करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। और यही व्यवहार ज्ञान
आपकी जिंदगी को ड्राइव करेगा, जीवन को चलाएगा, आपके पारिवारिक जीवन को यही व्यवहार ज्ञान चलाएगा और आपके सामाजिक जीवन को यही व्यवहार ज्ञान चलाएगा और आपके प्रोफेशन को, खास कैरियर को, बाकी चीजें चले या ना चले पर खास कैरियर को, आपके खास प्रोफेशन को, खासकर स्टार्टअप्स को, कॉरपोरेट को, बिना इसके सीखे लोगों को आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ना ही आपको कैरियर में आपको व्यवहार ज्ञान की इंपॉर्टेंस, किसी को जॉब देनी है तो उसका सर्टिफिकेट देखो कि उसका व्यवहार ज्ञान उसके पास है कि नहीं है। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट। तो आप ये समझ लें कि व्यवहार ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, जीवन में, जिंदगी में बेकार है। और व्यवहार ज्ञान का ही अब की बार हमने टॉपिक रखा है ज्ञान कुंभ में, तो व्यवहार ज्ञान की ही बात होगी। ज्ञान कुंभ में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवहार ज्ञान के क्या आयाम हैं, कितने आयाम हैं, क्या क्या आयाम है, क्या समझना है, क्या करना है, क्या अभ्यास करना है और कैसे उसको मेंटेन रखना है। सीखना खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। तो कैसे मेंटेन रखा जाएगा, ये सब चीजों का डिस्कशन और क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, अभी मेरा व्यवहार ज्ञान कितना हो गया है, ये सारी मेजरमेंट्स डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध हैं और उनको देखा सुना जाएगा, समझा जाएगा इन्हीं ज्ञान कुंभ के दिनों में। 7 दिन का ज्ञान कुंभ है, 18 फरवरी से 24 फरवरी तक। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये किसी टीवी चैनल ने रिकॉर्ड किया था ये वीडियो, और मुझे ये पता नहीं है कि ये कितनी ड्यूरेशन का है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि ये टेक्नोलॉजीज, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो उपयोग होती हैं व्यवहार ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, आत्मज्ञान को टेस्ट करने के लिए, ज्योति ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, आयु ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को टेस्ट करने के लिए। तो आइए एक वीडियो और सुनते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। आधुनिक विज्ञान के युग में साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि रोग की शुरुआत हमारे मन से होती है। मन में विचारों का झांझावात चलता रहता है। इन असंख्य विचारों में से ज्यादा विचार नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार स्वतः ही मन में आ जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ता है। और इसी ज्ञान को तत्वोलॉजी भी कहा जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी महिमा का बखान करते हुए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न ही ज्ञानेन सदृश पवित्रम एव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले लात्मनि विदन्ति। यानी इस संसार में तत्व ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप सब कुछ हासिल कर लेता है। इसी तत्व ज्ञान का महत्व समझा है प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल ने। तत्वोलॉजी यानी तत्व ज्ञान, अपने बारे में जानना। वो कहते हैं ना कि मन के बारे में जान लो, मन को कंट्रोल करो और मन के बारे में जान लो।
पर मन के बारे में जानने के लिए कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। हम लोगों ने अपने पिछले 25 साल के वैदिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हुए रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि तत्वज्ञान से हम अपने मन को जान सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर अग्रवाल अभी तक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, भोजन, रसायन और ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा सुझाव दे चुके हैं। इनकी इसी प्रतिभा की वजह से इन्हें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का गुरु भी कहा जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ये समझा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हर समस्या का हल है और सांस लेने की भी कोई तकनीक होनी चाहिए। उनकी इसी सोच का परिणाम है श्वासपैथी। मन को जानने के बाद उस मन को स्थिर करने के लिए श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मन को स्थिर कर सकती है। कहते हैं ना कि सांस अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक है तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। वो कहते हैं ना, मन लगा के काम करो तो सफलता कार्य में निश्चित है। तो वो मन लगाने के लिए अगर आप श्वास पथी बन जाते हैं, यानी श्वास पथ को अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब आप अपने रूटीन में ले आते हैं तो आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेगा, जिससे कि आपका जो भी आप काम करोगे, एक तो काम सेलेक्ट जो करोगे वो आपके मन के मुताबिक होगा। आप आलतू फालतू काम में अपना समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि आपको अपना तत्व ज्ञान हो गया है। और उस मन को शांत करने के लिए अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक कर लेंगे। सांस क्योंकि हर समय लेते हैं, तो श्वास प्रक्रिया को अगर ठीक कर ले तो ये आपके मन और बुद्धि को इतना अच्छे से एक फ्रीक्वेंसी पर, कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पर अगर चलने लगे, सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उसके बाद आपके ब्रह्मांड, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो आंख खोल करके आप 100 मीटर देख सकते हैं और आंख बंद करके पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। इस तथ्य को ये श्वास पथ पर चलने से ये तथ्य एकदम साबित हो जाता है। सांस को बेहतर उपयोग के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने लंग्स एफिशिएंसी मैनेजर टेस्टर यंत्र को इजाद किया है। इस यंत्र को हिडन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जबकि इसके लिए रिसर्च टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया है। इसका जो इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जो टीम है उसने रिसर्च की थी, उसको मैं हेड करता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया है फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। वो सारे के सारे टेक्निक प्रोफेशनल्स हैं, पिलानी, बिट्स पिलानी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए हैं उन लोगों ने, और 20-20 साल का आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आज की जो सारी ऑटोमेशन बनी है वो सारी ऑटोमेशन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम श्वास में उपयोग की गई वायु की मात्रा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए इसके सेंटर में लाल रंग की लाइट लगी होती है। इस पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर 5 बार साइक्लो ब्रीथ यानी कि 5 बार लंबी सांस लेने और छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि आपने सांस लेते समय हवा का कितना उपयोग किया है। इस तरह सांसों के सही इस्तेमाल से आप श्वासपैथी को अपनाकर लंग्स एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, रिसेप्टिव कैपेसिटी, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना और इसके साथ साथ ये आपके ब्लड प्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। यही नहीं, ये आपको एंगर, टेंशन रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करता है। यानी कि श्वासपैथी को अपनाकर कई असाध्य बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और साथ ही इसके जरिए आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। इस श्वासपैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हमें बीमारी नाम का शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो जाता है। यानी आपको कौन सी बीमारी है उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप श्वास पर ध्यान दें और श्वास प्रक्रिया आपकी हर बीमारी को, किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह के कीटाणु आपके शरीर में रह गए हो, उन सबको
कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आपके रक्त से, आपके खून से बाहर फेंक देगा और आप टोटल बीमारी के रहित हो जाएंगे, गारंटीड है। वो कहते हैं 450 शंख, शंख इसकी यूनिट है। जैसे टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे ही लंग्स एफिशिएंसी मेजरमेंट की यूनिट शंख रखी गई है, क्योंकि शंख ही एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो श्वास प्रक्रिया से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे शंख वैल्यू, आपकी शंख माप बढ़ता चला जाएगा, यानी 450 पर पहुंच जाते हैं अगर आप, तो गारंटीड है कि 90% बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो गई और आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं। देव सैनिक यानी खुद बीमारी रहित, और उनके 10 फुट के घेरे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ नहीं सकती है। कहते हैं ना, ऑरा एक ऐसी चीज है जिससे कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे आपका ऑरा इतना हो जाता है कि 10 फुट का घेरा आपके लिए टोटल प्रोटेक्शन का हो जाता है, जिससे आपके अंदर बीमारी, कोई भी बाहर की जो कीटाणु है वो आपको अटैक कर नहीं सकते। आज के व्यस्तम जीवन में लोगों के पास समय का बेहद अभाव है, लिहाजा वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन स्वास्थ्य पैथी के लिए सिर्फ 3 मिनट खर्च करने हैं और इसकी ट्रेनिंग केवल 3 मिनट की है, जिसे सीखकर आप अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो श्वासपैथी की ट्रेनिंग भी सिर्फ 3 मिनट की है। पूरी जिंदगी में से 3 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सांस आप हर समय लेते हो तो इसको हर समय यूज कर सकते हो, कोई उसमें कुछ किसी से पूछना नहीं है। सांस एक ऐसी प्रक्रिया, श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीटली मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस श्वास पथ पर चलते हुए, समय आपके पास है नहीं तो 3 मिनट में काम हो जाएगा। वास्तव में स्वास्थ्य पैथी आज के समय की मांग है। आज के आधुनिक दौर में अनेक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य पैथी एक वरदान है और प्रोफेसर अग्रवाल एक भगवान का रूप। स्वास्थ्य पैथी से हवा की प्रचुर मात्रा को प्रयोग में लाना सीखकर लाखों लोग पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो रहे हैं। इस उपचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम और विश्वास है। लेकिन शादी की ये पवित्र डोर वक्त के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। शहरी जीवन में विवाह जैसी संस्था पर लोगों का विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप तलाक के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने तत्व मैच का सहारा लिया है और उनका ये दावा है कि इसके माध्यम से शादीशुदा जोड़ों के टकराव को एक हद तक रोका जा सकता है। आज की तारीख में मैरिज जो है एक सबसे बड़ी वो चैलेंज हो गया है कि मैं आज शादी, वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की शादी करते हैं, आज उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज हमने इतनी मेहनत करके शादी करी और कल को उनमें तलाक हो गया या उनमें इतना झगड़ा हो गया कि लड़की घर जाके बैठ गई, या दोनों केस चल रहे हैं अदालत के अंदर, अदालतें केसों से भरी पड़ी है। तो तत्व मैच के आधार पर अगर हम मैट्रिमोनियल मैच सेलेक्ट करते हैं, गारंटीड है कि उनमें आपस में अनबन इतनी नहीं होगी, नोक-झोंक तो चलेगी लेकिन अनबन इतनी नहीं होगी कि उनमें तलाक की नौबत। लोगों का स्वास्थ्य पैथी का महत्व फैलाने वाले प्रोफेसर अग्रवाल न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, बल्कि समाज सेवा में भी उनकी गहरी रुचि है। समाज सेवा को लेकर उनकी इसी प्रतिबद्धता की वजह से उन्हें ETPO NGO, फैक्ट एजुकेशन ट्रस्ट एंड अग्रसेन जैसे संस्थाओं की स्थापना की है। इन संस्थाओं का मकसद भारतीय संस्कृति के विकास, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज करवाकर परेशान हो चुके हैं और फिर भी राहत नहीं मिल रही हो, तो एक बार जरूर जी, आपने सुना कि जो ये सब्जेक्ट यानी व्यवहार ज्ञान विवाह से शुरू होता है, और विवाह अगर ठीक चलता है तो परिवार, मतलब पहले तो कपल, फिर परिवार, फिर समाज, कुटुंब, फिर समाज, फिर वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंब यानी वासुदेव कुटुंब और वसुधैव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंब बनेगा तो कुटुंब वासुधैव कुटुंबकम बन सकता है। आप ये समझ लो मोटी बात कि आपको पहले
विवाह जो है, व्यवहार ज्ञान जब तक ना आए, जब तक आपको विवाह नहीं करना है। जब आप विवाह करोगे तो व्यवहार ज्ञान का उपयोग करोगे, और व्यवहार ज्ञान के उपयोग से ही आपको विवाह ज्ञान के उपयोग से ही, व्यवहार ज्ञान के उपयोग से ही आपका विवाह बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, वैवाहिक जिंदगी अच्छी चलेगी, तो परिवार अच्छा बनेगा, स्वस्थ बनेगा, जैसा कि आपने पहले वीडियो में सुना। और उसके बाद परिवार अच्छा बनेगा तो कुटुंब, नेचुरल सी बात है, अगर परिवार, अगर इकाइयां, यूनिट्स, जो फाउंडेशन की यूनिट्स अगर ठीक हैं, तो बिल्डिंग तो अपने आप ही मजबूत बनेगी बनेगी। और बिल्डिंग क्या है और नींव क्या है? नींव है विवाह, मैरिज, और बिल्डिंग है वसुधैव कुटुंबकम। और इंटरमीडिएट जो फ्लोर्स हैं वो क्या है? विवाह फाउंडेशन है, और वो क्या है? बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग है वसुधैव कुटुंबकम। और उसके बीच में जितने भी फ्लोर्स हैं वो क्या है? परिवार, कुटुंब, प्रथम कुटुंब, फर्स्ट कुटुंब, वसुधैव कुटुंब। फर्स्ट कुटुंब इज वसुधैव कुटुंब। पहले कुटुंब को वासुदेव कुटुंब कहा गया है। फिर आपका जो मोहल्ला, दे शुड वर्क एज ए कुटुंब, टीम। कुटुंब यानी टीम, परिवार यानी टीम। और टीम बिना व्यवहार ज्ञान के चल नहीं सकती। तो प्रोफेशन, कैरियर, विवाह से पहले, विवाह होगा ही नहीं अगर आपका कैरियर ठीक नहीं है, तो विवाह होगा ही नहीं। और कैरियर ठीक तब चलेगा जब आपको व्यवहार ज्ञान ठीक होगा, ठीक व्यवहार ज्ञान होगा, आपको टीम का मेंबर बने रहना आता होगा, आपको फैम मैनेजमेंट आपने सीखा है। बिना फैम मैनेजमेंट के संभव नहीं है एक टीम बनाना, टीम का मेंबर बनना। और टीम का मेंबर अगर बनना नहीं आता तो टीम के लीडर आप कैसे बन जाओगे? बन ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो परिवार, जो बिल्डिंग की बात करी गई, जीवन के बिल्डिंग की बात करी गई है, वो वासुधैव कुटुंबकम में ही सर्वोत्तम है। मनुष्य जन्म में ही वासुदेव कुटुंबकम बन सकता है, वसुधैव कुटुंबकम। उसके लिए वासुदेव कुटुंब बनना जरूरी है। और उससे पहले मतलब समाज, राष्ट्र कुटुंब बनना जरूरी है, राज्य कुटुंब बनना जरूरी है, शहर कुटुंब बनना जरूरी है। और उससे पहले भी आपको मोहल्ला कुटुंब बनना जरूरी है। और फिर आपका प्रथम कुटुंबी, पहला कुटुंब बनना जरूरी है, वासुदेव कुटुंब बनना जरूरी है। ये जो इंटरमीडिएट सारे फ्लोर्स हैं ना, ये वासुदेव कुटुंब के पार्ट हैं। वसुधैव कुटुंबकम आखिरी है जो हमें चाहिए। और अगर हम वासुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं, टीम मेंबर बन जाते हैं, तो फिर आप देखो पृथ्वी में स्वर्ग की वाइब्रेशंस, पृथ्वी पूरी की पूरी स्वर्ग लोक बन जाएगी। और यहां के सारे बाशिंदे स्वर्गीय हो जाएंगे। अब ये स्वर्गीय का मतलब मरना नहीं होता है। स्वर्गीय का मतलब होता है लुक 16, लिव 16, डिजिटल लिविंग। 16 के रहो, 16 के दिखो, किसी तरह का कष्ट ना हो। और नेचुरल कैलेमिटी से लड़ने को तैयार पूरा विश्व, पूरा मानव समाज किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी से लड़ने को तैयार, किसी को भी नुकसान नहीं होने देना, किसी भी को भी। तो
वासुदेव कुटुंबकम का तभी अर्थ निकलेगा, तभी समझ में मतलब बनेगा, जब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी पहली बात तो आए ही नहीं, प्रिवेंशन, और बाई चांस आ भी जाती है दैवीय शक्ति के कारण, तो उसको उस के प्रभाव को मनुष्य पर ना पड़ने दें, फिर किसी भी योनि पर ना पड़ने दें। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि दैवीय शक्ति द्वारा दी गई कोई भी एलियंस, दैवीय शक्ति क्या है? एलियंस। तो दैवीय शक्ति के द्वारा दी गई कोई भी प्रलय, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी नुकसान ना दे, या वो मिनिमम नुकसान कर पाए। क्या है, 4 मकान गिर गए कोई बात नहीं, पर बाकी किसी चीज को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तब वासुदेव कुटुंबकम बनेगा, और तब यह निश्चित होगा कि कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई दैवीय शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और इन सबका आधार है व्यवहार ज्ञान, सबका आधार। तो अब की बार का जो ज्ञान कुटुंब का जो विषय है वो बहुत ही उपयोगी है, सर्वोत्तम है, क्योंकि समाज बिना व्यवहार ज्ञान के नहीं चल सकता, परिवार बिना विवाह ज्ञान के, विवाह बिना व्यवहार ज्ञान के नहीं चल सकता, कुटुंब बनने का सवाल ही नहीं उठता, राष्ट्र चल ही नहीं सकता, अड़ोस पड़ोस चल ही नहीं सकता। और इसीलिए थंब, आप देखेंगे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो उंगलियां 5 नहीं है, उंगलियां 4 हैं, 5वां थंब है। वेद 4 हैं पर 5वां भी है। 4 ज्ञान है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, पर थंब है व्यवहार ज्ञान। सबसे ज्यादा जरूरी 5 तरह के ज्ञान कहे गए हैं जीवन में प्राप्त करने को, व्यवहार ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आजकल ना एक स्माइलीज आती है, अगर आपने देखा होगा, स्माइलीज होते हैं बहुत सारे, वो ना क्या कहते हैं उनको मुझे पता नहीं, कुछ तो कहते हैं, यूज करते हैं ग्राफिक लैंग्वेज, तो उसमें ना अंगूठा बहुत यूज होता है आजकल, आपको पता है? वो पहले भी होता था, जब ये स्माइली नहीं आई थी तब भी होता था। तब किस लिए होता था? अंगूठा दिखा दिया मतलब मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पास है बट आई विल नॉट गिव। और अब जो अंगूठा दिखाया जाता है, यानी यस तुमने मेरी हेल्प करी, तुमने मेरी मदद करी, यानी अब जो है अंगूठा दिखाया जाता है स्माइली वाला, वो व्यवहार ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। और पहले जो अंगूठा दिखाया जाता था वो टीचर को रिप्रेजेंट करता था कि मेरे पास कोई चीज है मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज मेरे लिए है तो मैं तेरे को क्यों दूं। पर कंफ्यूजन के कारण जो चीज सबके लिए है उसको मैंने अपना मान लिया। पृथ्वी को, धरती को गोपाल की कही गई है, गायें पालने वालों की। क्यों पृथ्वी को गोपाल, क्यों पृथ्वी पालने वाले को नहीं, गोपाल, धरती गोपाल की कही गई है। गोपाल किसको कहा जाता है पता ही है आपको? कृष्ण को। तो सारी धरती गोपाल की है। जिस दिन हम यह समझ लेंगे उसी दिन हमें वासुदेव कुटुंबकम का ज्ञान समझ में आ जाएगा, विज्ञान समझ में आ जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम का ज्ञान, विज्ञान हमें समझ में आ जाएगा उसी दिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सारी धरती गोपाल की है का मतलब क्या है।
और आपको पता है कि गोपाल, कृष्ण को गोपाल कहा गया। कृष्ण कौन? आपकी इंद्रियों का मालिक। और इंद्रियां ही हैं जो आपके व्यवहार ज्ञान का आधार है। व्यवहार ज्ञान का आधार क्या है? आपकी इंद्रियां। और इंद्रियां कहां कनेक्ट हो रही है? आपके कृष्ण पर, कृष्ण तत्व पर। तो जब आप धरती गोपाल की मान लोगे तो वासुदेव कुटुंबकम का विज्ञान समझ में आएगा। और वो विज्ञान आपको बताएगा कि आपकी इंद्रियां कृष्ण तत्व से कनेक्टेड है। और आपकी इंद्रियां ही आपको व्यवहार ज्ञान सिखाती, पढ़ाती, एग्जीक्यूट करती हैं। इंद्रियां ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, डिसाइड करना। अगर मन मुताबिक चलोगे तो कामयाबी निश्चित है। अगर आपकी बुद्धि मन मुताबिक चलती है तो कामयाबी निश्चित है। और अगर आपका मन बुद्धि के मुताबिक चलता है तो आपको समझ लो कि कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो आप समझ लो कि आपको मन को बुद्धि के मुताबिक चलाना है या बुद्धि को मन के मुताबिक चलाना है। इंद्रियां बुद्धि से कनेक्टेड नहीं है, इंद्रियां मन से कनेक्टेड है। यह बात समझनी बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो है इंपॉर्टेंस बता दिया, आपके ज्ञान कुंभ की इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया आपको। और कृष्णेंद्र कथा रहेगी इस पूरे, इसमें व्यवहार ज्ञान का बारे में जो जानकारियां दी जाएंगी वो सारी कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से दी जाएंगी। पहले जो कृष्ण वो होते थे ना, ज्ञान कुंभ जो अभी तक हुए हैं, ये 5वां है। तो पहले ज्ञान कुंभ में कीर्तन किया करते थे और टेक्नोलॉजीज का अभ्यास किया करते थे, श्वास प्रक्रिया का अभ्यास, जैसा कि उसने बताया। पर श्वास प्रक्रिया का अभ्यास किसको कैसे करना है वो व्यवहार ज्ञान है। कि श्वास तो सभी लेते हैं, परंतु अगर आपका जो आत्मज्ञान कुछ कह रहा है, उस आत्मज्ञान के आधार पर आपको श्वास प्रक्रिया को कंट्रोल करना है, ट्यून करना है। तो यह व्यवहार ज्ञान तभी आप सीख पाओगे। व्यवहार ज्ञान सीखने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, उसके लिए आपको अपना तत्व ज्ञान जानना पड़ेगा, आत्मज्ञान जानना पड़ेगा। सॉरी, तत्व ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान जानना पड़ेगा। अगर आप अपना आत्मज्ञान जान जाएंगे तो फिर आप व्यवहार ज्ञान सीखने के लिए आपको योग्यता कैसे बढ़ानी है, इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जो कि अभी हमने वीडियो में देखा, उन टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमें अपनी योग्यता कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, उसका ज्ञान मिल जाएगा, विज्ञान मिल जाएगा हमें। और फिर हम उसको उपयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा वो इको नहीं आई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ज्ञान भंडारा होने वाला है इस ज्ञान कुंभ में। उसको आप इस वीडियो को बार बार सुने, समझें, तो आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अब की बार का ज्ञान कुंभ। पहली बात तो यह है कि ब्रह्मांडधीश इसी ज्ञान कुंभ से पहले आए हैं, तभी यह रास्ता खुला है। तो और प्रैक्टिकल सनातनता का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ये सब प्रैक्टिकल सनातनता के पार्ट्स हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको जी।
तो अब हम आज का सत्र यहां पर समाप्त करेंगे। तो हम नॉर्मली क्या हमारा एक नियम है कि हम गाय ज्ञानिता से अपना सत्र समाप्त करते हैं कृष्णेंद्र कथा का। आज का सत्र गाय ज्ञानिता से, और गाय पृथ्वी की माता है। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। भूल कर भी कोई भूल ना हो। जय कृष्णेंद्र।